Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, आज से हम लोग NCERT सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हम लोग वो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, यानी इतिहास से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में वैसे तो मैं आपको पूरा 6 to 12 यानी 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के NCERT का पूरा कवर कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और इसका PDF भी आपको मिलेगा। ये आपको फ़ायदा करेगा कहाँ पे, तो 69 प्रीलिम्स, UPSC, BPSC, UPPCS एंड जो अभी लेटेस्ट जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती जो BPSC के थ्रू लिया जाने वाला है, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और टीचर के लिए तो स्पेशल, चूँकि BPSC का ट्रेंड्स रहा है पिछले कुछ एग्जामों से NCERT की ओर ज़्यादा मूव कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी हमारे अतीत चैप्टर 1 क्लास 6 कक्षा 6 के इतिहास का पाठ्यक्रम। ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये उस समय जो आरी तिरछी करके जो चित्र बनाया जाता था, जिसे बहुत सारे इंडोनेशिया से एक चित्र मिला है जो हाथी का है, आरी तिरछी बनाया हुआ है। तो इसी तरह से मतलब पहले जो चित्रकला होता था, इस तरह से दीवार पे आरी तिरछी बनाया जाता था, उसी का एक नमूना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट भी है और रिमार्केबल पॉइंट भी है, आपको मार्क करना है कि जानकारी को रटने देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। मतलब चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो हिस्ट्री में हो, पॉलिटी में हो, इकोनॉमिक्स में हो, ज्योग्राफी में हो। सभी चीज़ें का बेसिक डेवलपमेंट अगर क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें आपको समझने में आसानी होगा, और जो क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस होता है वहाँ से आप आसानी से पिक कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन पॉलिसी आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, जो एजुकेशन से रिलेटेड बाल केंद्रित व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये संविधान भारत का संविधान का पार्ट है, यानी ये आपको हर एक बुक में मिलेगा। तो क्यों ना पहले ही दिन इसको पूरी तरह से समझ लिया जाए, इसमें कौन टेक्निकल टर्म है और क्या सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका क्या महत्व है। महत्व यही है कि प्रत्येक जो NCERT बुक है या हर एक बुक का टॉप बुक में ये आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये है क्या, संविधान का मतलब भारत का संविधान का पार्ट है ये, उद्देश्य का। तो कुछ सवाल पहले ये है कि क्या स्टार्टिंग में पहले तो ये पेश किसके द्वारा किया गया था, तो नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, वही बाद में भारतीय संविधान का क्या बना, उद्देश्य का बना, यानी प्रियम्बल बना। अब क्या है, तो स्टार्टिंग में इसको लेके विवाद था, उद्देश्य का को लेके कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं। तो स्टार्टिंग में तो माना गया था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी आया कि यह संविधान का भाग क्या है, नहीं है। यानी स्टार्टिंग में इसको क्या माना जाता था कि संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है, वो कौन है, बेरुबारीवाद 1960 में आता है। लेकिन 1973 यानी 1973 के बाद से ये कहा गया कि ये संविधान का भाग भी है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। वो कौन सा बात था, केशवानंद भारती वाद, जो एक केरल के मठाधीश थे और जमीन विवाद से संबंधित ये बात आया था। तो हाल के दिनों में चर्चा में रहा केशवानंद भारती विवाद या वाद तो क्या है, तो उसमें एक मेन चीज आया था, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ा गया था, वो संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या था, इसमें यह बोला गया था कि ये समय समय पर हम, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समय समय पर इसको हम डिफाइन करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इसी अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग फिर से। अब प्रस्तावना में कुछ टर्म दिया हुआ, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या हुआ, तो भारत पे शासन है, यानी जो शासन हो रहा है वो भारतीय के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, हम भारत के लोग के द्वारा, यानी भारत के लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ प्रभु संपन्न, यानी पूरी तरह से इंडिया क्या, किसी की डोमिनियन नहीं है। उसमें कुछ और टर्म है, जैसे समाजवादी पंथ निरपेक्षता। तो 42वें संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 टर्म जोड़ा गया था। कौन कौन, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, उसके साथ अखंडता, ये 3 शब्द कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। और ये सवाल स्टूडेंट यानी फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है। उसके अलावा है लोकतंत्रात्मक, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि यहाँ पर जनता का शासन है, ये भी सवाल पूछा जाता है। अब एक नया टर्म है गणतंत्र। इसका मतलब क्या हुआ, तो गणतंत्र का मतलब हुआ कि यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख है या शासन प्रमुख है वो वंश अनुगत न होके वो निर्वाचित है।
क्या है, निर्वाचित है। लेकिन जो इंग्लैंड है वहाँ पे अभी भी महारानी का शासन चलता है, भले वो नाम मात्र का ही है, लेकिन इंडिया में शासन जो है वो नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट के द्वारा संचालित होता है, इसलिए ये क्या है, गणतंत्र है। नेक्स्ट जो कुछ सवाल और इससे पूछे जाते हैं, तो न्याय, यानी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय का उल्लेख किया गया है। 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया। कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक 3 तरह के न्याय की व्यवस्था किया गया। फ्रेंड्स, प्रियम्बल से किसी भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए, प्रस्तावना से, उद्देशिका से एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। न्याय कितने तरह का हुआ? 3 तरह के। फिर स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो प्रस्तावना में। कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा समता की बात किया गया है, तो 2 तरह की समता है। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके अलावा एक चीज और है कि इसमें जो पूछा जाता है, जो अखंडता शब्द है ये कब जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, जब 73 में 1973 के बाद ये जब स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसी के आलोक में जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसी में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन था? तो एक पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये तीसरा शब्द कौन है? अखंडता। और ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, तो अब सवाल ये बनता है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया था? तो जी नहीं, पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। कुछ प्रावधान 1950 में जाके लागू होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो चैप्टर 1 है उसका विधिवत तरीके से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये हर एक चैप्टर में रहता है, हर एक बुक में रहता है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया और एक सवाल यहाँ से पक्का आपको मिलेगा ही। चैप्टर 1 अध्याय 1 ये क्या है? इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे। एक ये स्टूडेंट है या एक लड़की है, इसका नाम है रसीदा। क्या नाम है? रसीदा। इसके मन में बहुत सारे सवाल आता है। ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से, यानी आप भी अगर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह सोचेगा तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएगा। उस सवाल यानी जो क्या है, कब है, कैसे है, इन तमाम सवालों का इस चैप्टर में जवाब देने की कोशिश किया गया। तो हम लोग देखते हैं उसके मन में क्या क्या सवाल है। सवाल पहला है कि लोग कहाँ रहते थे, यानी लोग कहाँ रहते थे। तो इसके अलग अलग डायमेंशन दिया गया है। जो फैक्ट है मैंने अंडरलाइन कर रखा है आप लोगों के लिए, उसके आधार पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। सवाल है कि नर्मदा नदी है कहाँ? तो नर्मदा नदी कहाँ है? इंडिया में। पहला क्या है? नर्मदा नदी, तो ये इंडिया में, इसको मैप में भी देखेंगे, लेकिन इससे फैक्ट क्या है कि कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर लोग इस नदी के तट के पास रहते थे। यानी कहाँ रहता था? तो नर्मदा नदी के पास क्या रहता था? लोग रहता था। और आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी जो नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहता था वो आरंभिक लोग था। उसमें क्या था? कुछ कुशल संग्राहक था। संग्राहक से तात्पर्य क्या है? उस समय क्या संग्रह कर सकता था? तो खाना, आखेट, ये सब, यानी शिकार कर सकता था, अपने भोजन के लिए, रहने के लिए सब व्यवस्था कर सकता था। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक तो नर्मदा नदी और दूसरा ये लोग आरंभिक लोग था, उसमें क्या करता था? तो कुशल संग्राहक था। दूसरा कि जानवरों का आखेट यानी शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था। शिकार करने का उद्देश्य मेन क्या होगा? तो खाना पीना, यानी क्या है? खाना पीना। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। यानी ये 2 पहाड़ियां हैं, आपको मार्क कर लेना है कौन सा पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर। किरथर ये पहाड़ी कहाँ पर है? इस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व। कौन सा? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी में कितना? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष गेहूं, सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल करना आरंभ किया। ये सवाल फ्रेंड्स कई बार बीपीएससी, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस तमाम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल कहाँ हुआ था? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के आसपास हुआ था। कब हुआ था? तो 8000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? तो 8000 वर्ष पूर्व। उसके अलावा कुछ पालतू जानवर को भी बनाया था, जैसे भेड़, बकरी, गाय। हालांकि कुत्ता जो है वो पहला पालतू जानवर है,
लेकिन इसके अलावा कुछ था, भेड़, बकरी, गाय, बैल, इस सब को भी पालतू बनाने की शुरुआत किया था। ठीक है, लोग रहते थे। अब कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियां का पता लगाओ। यानी तीसरा पॉइंट क्या है कि बिंद पहाड़ियां का पता लगाओ जहां पे कृषि का विकास हुआ। यानी कृषि का विकास कहाँ हुआ था, जो इस क्षेत्र के अलावा, यानी यहाँ तो होता ही था जौ और गेहूं, उसके अलावा अन्य जो क्षेत्र था वहां पर भी तो कौन था, गारो और बिंद पहाड़ियां, जहां पर भी कृषि के साक्ष्य मिला है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, चावल। यानी अब तक हम लोग 3 फसल देख चुके हैं। बिंद के उत्तर में क्या होता था, चावल। कौन कौन फसल देखे, पहला बोलिए मेरे साथ आप भी, गेहूं, जौ। ये कहाँ था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास। कब, तो 8000 वर्ष पूर्व। दूसरा चावल मिला, ये कहाँ मिला, तो बिंद के उत्तर क्षेत्र में। एक सवाल और यहाँ से बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बिंद और बिंद के उत्तर के क्षेत्र में। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स जो हम लोग ऊपर देखे हैं उसको हम लोग मैप में मार्क कर लेते हैं। तो पहला क्या था, किरथर और सुलेमान। तो किरथर यहाँ पर है और सुलेमान यहाँ पर, ये दोनों पहाड़ियाँ था। यहाँ पर क्या मिला था, गेहूं और जौ। ये है कहाँ पे, एक्चुअली ये है इंडिया का। देखिए ये इंडिया का मैप है, ये वाला। यानी ये कौन सा पार्ट हुआ, तो ये जो है आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरियाज है। कौन सा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरियाज है ये पहाड़ी। और यहीं पर क्या मिला है, चावल, जौ और गेहूं का साक्ष्य। फिर तीसरा पहाड़ी था, कौन खोजना था, तो बिंद का क्षेत्र। बिंद कौन था, बिंद। ये है बिंद इलाका। फ्रेंड्स बिंद जो है ये एक पहाड़ी इलाका है। अब पहले आपको कैसे पता चलेगा, तो ये जो बिंद का इलाका है ना, ये बिहार में भी जो कैमूर और रोहतास का इलाका है, यहाँ तक बिंद श्रेणी का विस्तार है। कहाँ तक है, कैमूर और रोहतास। ये फ्रेंड्स बीपीएससी बार बार पूछती है, जो आपको मैं बिहार सेक्शन में पढ़ाऊंगा भी। यहाँ पर इसके उत्तर में क्या मिला था, चावल। बिंद का उत्तर में क्या मिला था, चावल। उसके अलावा एक और पहाड़ियाँ था, कौन है, गारो पहाड़ियाँ। यहाँ भी कृषि का साक्ष्य मिला था। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, जो ये जो मेघालय वाला पार्ट है, यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। तो गारो ये सीरीज ही है, गारो, खासी, जैंतिया। ये भी पूछा जाता है ज्योग्राफी में। तो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी है और यहाँ पे गारो में भी कृषि का साक्ष्य मिला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां का पता लगाओ। कौन सा नदी, सिंधु तथा सहायक नदी का पता लगाओ। और उस नदी जो एक मतलब सहायक नदी क्या कहते हैं, जो बड़ी नदी है, जैसे मान ली एक गंगा नदी है, इसमें मान ली सोन मिला, बहुत सारे नदी मिलता है, या फिर यमुना मिला, इसको सहायक नदी कहते हैं। ये कह रहा है बड़ी नदी में जो छोटी नदी मिलता है उसको सहायक नदी कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 4700 वर्ष पूर्व, कब, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर। फ्रेंड्स ये मार्क कर लें कि आरंभिक नगर की शुरुआत कब हुआ, तो 4700 वर्ष पूर्व। कहाँ पे, तो सिंधु और सहायक नदियों के आसपास। ठीक है, उसके अलावा फिर गंगा नदी और उसके सहायक नदी की बात की जाए तो यहाँ पर भी नगर का विकास हुआ है, लेकिन 2500 वर्ष पूर्व। कब हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व। यानी कहा जाए तो आरंभिक नगर का विकास कहाँ हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे जो नगर का विकास हुआ वो कब है, तो 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ से एक सवाल और बनता है, आपके मन में भी आया होगा, आखिर नदी के किनारे ही क्यों ज्यादातर शहर या रहन सहन होता था। उसका बहुत सारा कारण है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण कारण क्या है कि नदी के किनारे चूंकि उत्पादन यानी फसल आसानी से उपज होता था फसलों का, यही वजह है कि खाने की किल्लत नहीं होती थी और नदी घाटी के आसपास शहरों का, नगरों का विकास होना शुरू हुआ। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यही वजह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नदी के किनारे की जो पॉपुलेशन है दुनिया में सर्वाधिक है, या कह सकते 50% से अधिक जो पॉपुलेशन है समुद्र तट और नदियों के किनारे ही बसा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, कह रहा है कि गंगा तथा सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। यानी अब कह रहा है नेक्स्ट नदी कौन है, सोन। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से प्रसिद्ध था। कौन नाम से प्रसिद्ध था, तो मगध के नाम से प्रसिद्ध था और बहुत शक्तिशाली था और उन्हें एक विशाल राज्य का स्थापना किया था। यानी कह सकते हैं कि राज्य, यानी अभी तक हम लोग ने नगर को देखा, लेकिन राज्य की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मगध के क्षेत्र में। कहाँ हुआ था, मगध के क्षेत्र में। और ये क्वेश्चन जो हाल ही में यानी सबसे आखिर जो बीपीएससी एग्जाम लिया है, बीपीएससी 68 प्रीलिम्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
तो इसको भी मैप में हम लोग देखेंगे, यानी हम लोग दो पहले मैप में देख लेते हैं कौन कौन सा, सिंधु नदी, गंगा नदी और सोन नदी। चलिए देखते हैं, पहले सिंधु नदी को देखते हैं। सिंधु नदी कहाँ है, तो ये है सिंधु नदी। कौन सा है, सिंधु नदी। ये इसमें कई नदियां का संगम है, और सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, तो इंडिया के बाहर से नहीं, जो तिब्बत है यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से एक्चुअली 3 नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। कौन नदी है, सिंधु, गंगा और मतलब सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, और सतलुज, गंगा नहीं सतलुज, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। तो इसमें से हम लोग को क्या देखना है, तो कौन सा, सिंधु नदी। कौन सा, सिंधु। और यूपीएससी पिछले बार इसमें पूछा भी था, सिंधु नदी के आखिर सहायक नदी कौन सा है, तो कौन सा सहायक नदी आखिर है, तो चेनाब नदी जो है सिंधु का आखिर सहायक नदी है। कौन सा है, चेनाब। ये 2021 के यूपीएससी में पूछा गया था। अब सवाल है ये कौन कौन सा सिंधु का सहायक नदी है, तो एक तो सिंधु हुआ, दूसरा अगर हम पाकिस्तान साइड से देखें तो झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब, राबी, अगर राबी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, यानी इसको हम पाकिस्तान के साथ 3 नदी है, कौन कौन है आप इसको याद कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैसे, तो सी से मतलब सिंधु, जे से झेलम, ऐसे नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पाकिस्तान साइड से याद करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी कर सकते हैं। एक तो सिंधु यानी इंदस रिवर, चेनाब एंड झेलम, क्या है, क्या है, तो सिंधु यानी इंदस, झेलम जे और चेनाब सी, यानी इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट, या इस तरह से कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ट्रिक है, सिंपल याद कर सकते हैं। पाकिस्तान साइड नदियाँ कौन सा है, क्योंकि ये मैच द फ्लोइंग आ जाता है, उत्तर से दक्षिण, सॉरी पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम अरेंज करने के लिए, यानी इंदस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियाँ हैं। इस तरह से सीरीज है। वही भारत के साइड से कौन है, तो राबी, ब्यास, सतलज। कौन है, राबी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदी है। सिंधु जो ये जो नदी तंत्र इसमें 6 नदियाँ टोटल है, सिंधु लगा के, तो आप इसको मार्क कर ले। दूसरा क्या था, तो गंगा नदी के तंत्र। गंगा नदी के तंत्र देखा जाए तो ये गंगा नदी है। ठीक है, इसमें गंगा के इस साइड से मिलती है एक जो सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ा कौन है, यमुना। ठीक है, उसके अलावा सोन नदी तंत्र ये भी था जो अमरकंटक से निकलता है। कहाँ से, अमरकंटक से। उसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग देखे थे नर्मदा नदी, जहाँ पे क्या था, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे नर्मदा नदी के आसपास सबसे पहले शहर, मतलब 4700 वर्ष पूर्व यहाँ से साक्ष्य मिला है। उसके अलावा बिंद का हम लोग देख चुका है, बिंद का क्षेत्र देख चुके हैं। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक और है कि दक्षिण एशिया। सवाल है कि दक्षिण एशिया किसको कहते हैं, तो प्रेजेंट में जो आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका, यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी दक्षिण एशिया में कितना है, भारत की तरफ से 6 है, मतलब भारत के सटा हुआ 6 देश है। उसके अलावा दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि देशों, पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों या पर्वतों के होने के कारण क्या इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। इसको हल्के दक्षिण एशियाई महाद्वीप नहीं बल्कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। सवाल है क्यों, तो चूंकि ये भारत के आसपास जो भी चीज़ जैसे कि समुद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, ये तमाम चीज़ों जो एक महाद्वीप में होता है ये सभी भारत के पास है, इसलिए कहा जाता है। और इसको इंडियन क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाने लगा है। और इसे हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आया था अमेरिका में, उसने इसे इंडियन ओशन भी नाम से संबोधित किया था। तो आपको ये 6 पॉइंट याद रखना है। कौन कौन, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी जो भारत के पड़ोसी देश है सबको। नेक्स्ट चलते हैं, जो क्या है सिंधु, और उसके हम लोग ये देख चुके हैं। एक पॉइंट्स है कि सभी यात्रा से एक दूसरे के लोगों को विचार जानने का अवसर मिलता है। फ्रेंड्स ये लाइन इसलिए मार्क किया हुआ क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन मैं वादा किया हूँ आपको डील करूंगा, इसलिए इस लाइन को भी मेंशन किया है। एक सिंपल सी बात है, आप यात्रा करने से क्या सीखते हैं, तो इसको सिंपल उदाहरण देख सकते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, उसके कुछ विचार, उसके संस्कृति, उसके भाव आव, जो भी एक कस्बे होता है व्यापार करने के लिए हो, या तमाम चीज़ें का उसमें डिस्कशन होता है। यही चीज़ हमें यात्रा से फायदा मिलता है। इन आवागमन से हमारे संस्कृति परंपराओं में क्या होता है, समृद्धि होता है, चाहे वो व्यापार के उद्देश्य से हो, घूमने के उद्देश्य से हो, तमाम चीज़ें हो। अब कह रहा है कई 100 वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि
जानने, खाने पीने इत्यादि तरीके को भी जानने के लिए क्या करता था, एक दूसरे इधर दूसरे जगह पे भ्रमण करता था। नेक्स्ट टॉपिक है देश का नाम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देश का नाम। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनता ही बनता है। सवाल क्या है, प्राय इंडिया तथा भारत नामों से देश को हम लोग संबोधित करते हैं, इंडिया या भारत। फिर संविधान में क्या कहा जाता है, सॉरी संविधान में क्या मेंशन है, भारत राज्यों का संघ है। ये क्या क्या है संविधान में, भारत राज्यों का संघ, यानी भारत नाम से संविधान में उल्लेख किया गया है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या कहता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इस तरह से संबोधन किया गया है। अब कह इंडिया शब्द किससे बना है, इंडिया शब्द जो इंडस से बना है, किससे, इंडस से, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। यानी इंडिया शब्द किससे आया है, सिंधु से। सिंधु से क्या बना, इंडस, उससे बना इंडिया। अब ये कहा किसने, तो जो ये कहा आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो ईरानी और यूनानी आया था, सिंध को कौन कहा, ईरानी और यूनानी सिंध को हिंदोस कहा, फिर हिंदोस से इंदोस बना, और इसी नदी के पूर्व में, यानी जो सिंधु नदी है हम लोग ऊपर देखा, यानी ये जो तंत्र था इंडिया की, अगर मैप बनाया जाए, ये जो पार्ट है ये इसके इस साइड जो पूर्व वाला इलाका है, इसके पूर्व वाला इलाका को, पूर्व प्रदेश को इंडिया कहा गया, यानी पूर्व के स्थिर भूमि को इंडिया कहा गया, यानी सिंधु नदी के पूर्व के इलाके को, किसके, सिंधु नदी के, यानी आप यहाँ मैप में देख सकते हैं ये सिंधु नदी है, इसके पूर्व के इलाके को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। ठीक है। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। कहाँ पे, उत्तर और पश्चिम, यानी इस साइड वाले लोग को क्या कहा गया, भारत। ठीक है। और इधर वाले को इंडिया, इधर वाले को क्या कहा गया कि पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, और पश्चिम उत्तर पश्चिम को क्या कहा गया, भारत। और यहाँ के लोगों के समूह को क्या, समूह के लोगों को किया जाने लगा। अब संस्कृत की आरंभिक जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। यानी किस तरह से इंडिया बना वो हम लोग ने देखा। अब क्या है, हम लोग देखते हैं क्या है, अतीत के बारे में जाने, मतलब अतीत के बारे में क्या था अतीत में उसको देखना है। तो कुछ चीज अतीत के बारे में जानने के कई स्रोत हैं। एक तो सिंपल देख सकते हैं, तो एक जो है अगर स्रोत की बात की जाए तो कौन सा स्रोत है, एक तो जो साक्ष्य मिला है, क्या मिला है, साक्ष्य, यानी साक्ष्य के आधार पे जो चीज़ें मिला है वो भी देख सकते हैं। दूसरा जो कविता है, मानी महाकाव्य है, कविता है, यानी लिखित स्रोत और साक्ष्य, दो मेन आधार है जिसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं। उसी में पांडुलिपि के, पांडुलिपि का मतलब क्या हुआ कि जो हाथ से लिखा गया है ना, हाथ से लिखा गया को क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। ऐसे इसका टेक्निकल टर्म देखिए, तो पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाले इसको क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका लैटिन शब्द होता है मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से, यानी हाथ से लिखा गया। तो पांडुलिपि जनरली होता था किसका बना हुआ, तो तार पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र के भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मार्क ये करना है कि तार पत्र तो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बीपीएससी यूपीएससी में, तो आपको ये दिख जाएगा, लेकिन भुर्ज, यानी जो भुर्ज जो है, यानी ये जो है भुर्ज पेड़ की छाल अभी पूछा नहीं गया है, इसलिए स्टेटमेंट इसके बनने की संभावना पूरा बना हुआ है। यानी तार पत्र के अलावे कौन था, एक भुर्ज भी था, ये भी, इससे भी पांडुलिपि स्क्रिप्ट बनता था। अब कह रहा है, एक उदाहरण है 1000 वर्ष पहले लिखी गई एक पांडुलिपियां जो आपको नीचे दिख जाएगा। इसमें क्या था, तो भुर्ज की पेड़ की छाल से बनाया गया था। जो ये जो दिख रहा है आपको, ये था भुर्ज की पेड़। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से सीधे बीपीएससी हाल में पूछ देता है। ये भुर्ज के पेड़ का जो पांडुलिपि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कोई साक्ष्य है, मतलब अतिरिक्त महाकाव्य है, कविता है, नाटक है, ये सब भी माध्यम से क्या होता था कि पता चलता था कि हमारे अतीत में चीज़ें कैसे हो रहा था। उसके अलावा जो उस समय जो आम लोग था, यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन आम लोग के लिए, यानी सामान्य लोग था वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। ये भी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि प्राय जो ये जो बनता था ना, यानी स्क्रिप्ट जो, यानी जो अभिलेख लिखवाता था या खुदवाता था, ये कौन लिखवाता था, तो आम आदमी की तो समझ से परे था, क्योंकि उसके खाने के लाले परे थे, जो राजा होता था। ठीक है, राजा, शासक या जो प्रबुद्ध व्यक्ति था, वो अभिलेख या पांडुलिपि का क्या करता था, लिखवाता था। यानी जैसे राजा क्या करता था, तो अपने शासक की जो विशेषता है, जो अपने विजय स्तंभ है या विजय गाथा है, इस सभी चीज़ों को लिखवाता था। और उसी में से एक ये है जो उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, इसमें शासक अपने जो वीरता की गाथा है उसको लिखवाया है या खुदवाया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, एडिशनल फैक्ट है, जैसे कि लगभग 2250 वर्ष
पुराना अभिलेख जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कब से कब तक का है? तो 2250। फ्रेंड्स ये सब लाइन एनसीईआरटी से है और सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और कौन शासक का है? तो अशोक के। और अशोक ही इतिहास में अशोक ही सर्वाधिक या सबसे पहले बड़े पैमाने पे अभिलेख खुदवाना लिखवाने की शुरुआत किया था। इसमें शासक का आदेश है। शासक क्या आदेश है? इस लेख का जो इम्पोर्टेंट है और जो ये बीपीएससी में और यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, इस अभिलेख में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियां और भाषा का प्रयोग किया गया था। सवाल बन सकता है जो कंधार से प्राप्त हुआ है, सवाल बन नहीं सकता बल्कि बन चुका है, कंधार से जो प्राप्त हुआ है अभिलेख वो किस शासक का है? तो अशोक का है। साथ ही साथ उसमें कौन सा लिपि और भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यूनानी तथा अरेमाइक। और ये एक क्या है? भाषा और अरेमाइक का प्रयोग, लिपि यूनानी और अरेमाइक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि एक है वही कि जो पुरातत्वविद कौन होता है? तो पुरातत्विक वेता यानी आर्कोलॉजिकल व्यक्ति कौन होता है? तो वही जो चीज़ें को खंगालता है, अतीत की चीज़ें को, यानी चाहे वो पत्थर हो, इमारत हो, अवशेष को, चीज़ों को खंगालते, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाएं यानी ये जो है क्या है? एक प्राचीन नगर से प्राप्त है। क्या है? तो पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। यानी इसका प्रयोग, यानी इतने सुंदर जो कलाकृतियां हैं, कब का है? 4700 वर्ष पूर्व। और 4700 वर्ष में हम लोग देखे थे गेहूं, यानी गेहूं और जौ कहाँ हुआ था? तो नर्मदा नदी के आसपास के इलाका में था गेहूं जौ। ये क्या है? 4700 वर्ष पूर्व का था। यानी कह सकते हैं कि हम याद करने के लिए इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि नर्मदा के आसपास का क्षेत्र का है। दूसरा से दाहिना साइड जो है ये चांदी का सिक्का है, ये चांदी का है। ये भी, ये कितने वर्ष का है? ये 2500 वर्ष का है। तो 2700 वर्ष में कौन था? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। और 2500 वर्ष में कौन था? गंगा नदी। यानी गंगा नदी के आसपास जो शहर बसा था 2500 वर्ष था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने मार्क कर रखा है। अब बात करते हैं इतिहास को जानने का स्रोत, यानी स्रोत किस तरह से होता है? मैंने पहले भी डिस्कस किया है। स्रोत मेनली दो तरह का है, एक लिखित स्रोत है, दूसरा जो साक्ष्य जो मिला है, यानी जो अवशेष मिला उसके आधार पर है। तो अतीत क्या है? अतीत है एक्चुअली क्या? अतीत एक या अनेक है। अतीत एक्चुअली प्लुरल शब्द है, यानी बहुवचन है, यानी अतीत अनेकों हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके दादाजी की भी अतीत हो सकता है, आपके दादाजी की हो सकता है, आपके खुद का अतीत है, आपके पिताजी का अतीत है। उस तरह से सभी का अतीत हो सकता है। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो शासक का अतीत हो सकता है, वहाँ के रहने वाले आम लोग का अतीत हो सकता है, वहाँ के खाने पीने का अतीत हो सकता है। यानी अतीत एक प्लुरल शब्द है जिसमें से उस समय जो भी चीज़ें उपस्थित था सभी का अतीत मौजूद है, यानी सभी का अतीत होता है। नेक्स्ट अब कह रहा है तिथियों का मतलब, यानी तिथि है एक्चुअली क्या? तो इसका गणना सीधा सीधी कहना चाह रहा है, इसका गणना हम किस आधार पे करते हैं? तो इसकी गणना ईसाई धर्म परिवर्तक जो ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। यानी अभी जो हम लोग गणना करते हैं वो किसके जन्म के साथ? तो ईसा मसीह के जन्म के तिथि से करते हैं। ठीक है, और 2000 वर्ष का कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष बाद से है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा इतिहास तथा तिथियां, यानी इस दोनों में क्या संबंध है? तो बीसी हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं और इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, इन्हें ईसा पूर्व। तिथियां से पहले एडी, यानी हिंदी में ईसवी कहते हैं एडी, और लिखा जाता है यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। हालांकि चूंकि ये सब इंग्लिश बुक में दिया हुआ फ्रेंड्स, इसीलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। वही बात करते हैं एडी की जगह बीसी होता है, बीसी की जगह क्या हो जाता है? बीसीई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसी का पार्ट है। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, बीसी बिफोर कॉमन एरा। अब कह रहा है कि भारत में तिथियों का प्रयोग, यानी इस तिथि का प्रयोग जो अभी हो रहा है, इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। हम लोग जो वर्तमान तिथि को यूज कर रहे हैं, कैलेंडर को, वो लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ हो गया था और दुनिया के लगभग अधिकांश देश अभी इसी को यूज कर रहा है। कह रहा है कि लिपि यानी अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलता है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी की कहानी है। ये कहना चाह रहा है अन्यत्र, मतलब कहना चाह रहा है कि अन्यत्र का संबंध किससे है? तो जो लिपि उपी हम लोग देख रहे हैं, अब देखिए लिपि में कुछ टेक्निकल टर्म है जो उस समय यूज होता था। जैसे जो चौखुट है, यानी ये जो स्क्वायर है, इसका मतलब पी होता था, एल मतलब लाइन या टाइगर जो भी है, एम का प्रयोग इस तरह से होता था,
उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पर भी कॉमन है लाइन के लिए, जो फिर आपको यहाँ पर भी पी दिख जाएगा इस तरह से, यानी अलग अलग लिपि में अलग अलग चिन्ह का उपयोग किया जाता था। मिस्र के उत्तरी तट पर एक शहर है रोसेटा। कौन है रोसेटा? ये फ्रेंड्स मार्क कर लें, पूछ देगा सीधे सीधे कि रोसेटा शहर का संबंध किस देश से है, तो मिस्र से है। ये एक कस्बा था। यहाँ पर एक पत्थर पर उत्कीर्ण लेख मिला है जो 3 अलग अलग भाषाओं एवं लिपियों में है, यानी कह सकता है रोसेटा स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। इसमें यहाँ पे कितने अलग अलग लिपि था? तो 3 था। कौन कौन था? यूनानी, मिस्र लिपि के 2 प्रयोग से है, ठीक है। और एक और शहर है कि कहता है कि राजा और रानियों के नाम से एक छोटे फ्रेम दिखाया गया जिसे क्या कहते हैं? करतूस। क्या कहते हैं? करतूस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर। इसमें कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि कृषि